नमस्कार। संसद टीवी की विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश रणभूमि 2021 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। अभी तक आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में हर राज्य के पिछले चुनाव का आकलन आंकड़ों सहित देखा और इसके अलावा जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, ये जो राज्य हैं, इन पार्टियों का इन राज्यों में किस तरह से चुनावी रणनीति है, क्या उनका प्रदर्शन रहा है पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या उनके हिस्से में आ सकता है, उसका आकलन भी देखा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां हैं और 2011 से लेकर अभी तक के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तस्वीर रही है। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पिछले चुनाव के आंकड़ों के साथ। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 184 सीटें जीती। 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 34 लोकसभा सीटें ही अपने नाम की। 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 211 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की और अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो पार्टी ने 22 लोकसभा सीटें अपने नाम की। 2021 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये जो आंकड़े हमने अभी तक दिखाए आपको, ये 2011 के जो विधानसभा चुनाव है वो और 2016 के विधानसभा चुनाव हैं, उनके अलावा 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े हैं जिनसे कुछ तस्वीर जो है वो उभर कर सामने साफ आ रही है। आज के कार्यक्रम में हम बात तृणमूल कांग्रेस की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी हैं। पार्टी में उनके आगे कोई और बड़ा नेता नहीं है। ममता के संघर्ष के दम पर पार्टी ने 3 दशक से ज्यादा वाम दलों के शासन को सत्ता से बाहर किया। ममता 10 साल से पश्चिम बंगाल की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में उनकी चुनौती पहले से अलग और काफी बड़ी नजर आ रही है। ममता की चुनौती इस चुनाव में कितनी बड़ी है कि वो व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। पार्टी प्रचार की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। राज्य में इस बार ममता दोहरी लड़ाई लड़ रही हैं। एक वो लड़ाई जो राज्य में विपक्षी दलों से लड़ रही है और दूसरी लड़ाई पार्टी के भीतर ही है। तृणमूल में कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बीजेपी और तृणमूल भले ही धुर विरोधी हों और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी से ही बड़ी चुनौती मिल भी रही है, लेकिन कभी दोनों दलों के बीच गठबंधन भी हुआ था। ममता अटल सरकार में मंत्री भी रहीं, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। कभी जिस पार्टी के साथ ममता बनर्जी खड़ी थी, आज वो पार्टी राज्य में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खड़गपुर में अमित शाह ने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया है। तो आइए आकलन करते हैं तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का क्या भविष्य हो सकता है इन विधानसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में क्या चुनौतियां हैं उनके सामने और वो चुनौतियां किस तरह से जो जिसे कहा जाए राजनीतिक चुनौतियां, वो किस तरह से चुनावी जो नतीजे हैं उनको बदल सकती हैं या उन पर किस तरह से असर डाल सकती हैं। और इस सब के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाता हूं। जयंत भट्टाचार्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संबित पाल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पश्चिम बंगाल से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत, तो आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले। और आंकड़े हमने दिखाए, आंकड़े तस्वीर ज़रूर साफ करते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण, कितना खास और कितना मुश्किल आप मानते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए और उनकी जो नेता है ममता बनर्जी उनके लिए? विशाल जी, हर एक चुनाव जो होता है उसमें वो खास होता है क्योंकि 5 साल के बाद जनता जो है वो चुनते हैं कि कौन राज करेंगे अगले 5 साल तक। लेकिन आपने एक सही बात कहा कि इस बार ममता बनर्जी के लिए ये एक एसिड टेस्ट है। कारण ये है, अगर आप देखें अभी जो आप सारे फिगर्स जो बता रहे थे, तो अगर आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के साथ अगर सीट का अगर आप फर्क देखें 2019 लोकसभा में, तो भाजपा जो है उभर के आई नंबर 2 पार्टी बन के पश्चिम बंगाल में।
और अगर आप वोट शेयर अगर आप देखें, जो कि सिंगल डिजिट से थोड़ा सा ऊपर गई थी भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2016 में 10% के आसपास थी, वो आ गई सीधा 40% के आसपास, जबकि 2019 में जिस समय लोकसभा चुनाव हुआ, और तृणमूल कांग्रेस को उस समय मिली थी जस्ट 3% ज्यादा वोट शेयर। लेकिन जी। फिर भी इतना छोटा गैप रहने के बावजूद भी कैसे ममता बनर्जी को 22 सीटें मिली लोकसभा में, वो हमको मालूम है। लेकिन इस बार जो है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, नंबर 1 करप्शन। वो कैसे उसको फेस करती है। बहुत सारे करप्शन उनके, खासकर जो कट मनी जिसको कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो पैसे लेकर, जैसे अम्फान जैसे जो साइक्लोन होते हैं वहां पर जो रिलीफ के लिए पैसे जाते हैं, जो दूसरे कारण से जो सेंटर से पैसे भेजे जाते हैं, केंद्र सरकार जो भेजते हैं, वो भी लोगों तक पहुंचने के बीच में जो है कहीं ना कहीं वो कट मनी, और ये खुद ममता जी ने खुद स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि ये कट मनी बंद करना पड़ेगा, आप लोग जाके सेवा कीजिए। तो नंबर 1 है करप्शन। नंबर 2 है ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो गया है तृणमूल कांग्रेस का। हम लोग सबको ही जानते हैं कि एक क्या कहेंगे उनको, पोल एनालिस्ट या जी। पोल, जो भी कहिए उनको, तो वो जो है आजकल कहते हैं कि पूरे तृणमूल कांग्रेस को उन्हीं के बातों पर चलना पड़ रहा है। इसलिए जो ग्रास रूट वर्कर जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो कुछ रूठे रूठे से चल रहे हैं कि क्यों एक बाहर के आदमी जो कि कॉर्पोरेट एडवाइजर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवाइस कर रही है और हमारे को ये कह रही है कि हम कैसे जाएंगे, लोगों से बात कैसे करेंगे, काम क्या करेंगे, कपड़े क्या पहनेंगे। ये 2 चीजें मुझे लग रहा है, एक तरफ तो भाजपा का जो चैलेंज है उठ के आई है, दूसरा जो अंदरूनी जो ये प्रॉब्लम्स है, ये उनके लिए चैलेंज बन सकता है इस बार। जी। जी, तो मतलब बात दोहरी लड़ाई जिस तरह की बात हम कर रहे थे जयंतु पहले, कि ना केवल विपक्षी दलों के साथ और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल बनकर उभर रही है पश्चिम बंगाल में, उसके साथ, बल्कि भीतरी लड़ाई भी तृणमूल कांग्रेस में उतनी ही घमासान है। ममता बनर्जी को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। प्रोफेसर संबित पाल को मैं यहाँ लाना चाहूँगा। प्रोफेसर पाल, आपके नज़रिए से अगर देखें जिस तरह से एक राजनीतिक सफ़र तृणमूल कांग्रेस का रहा है, उसमें हाई पॉइंट्स भी हैं, और ये जो चुनाव है इसमें जिस तरह की लड़ाई उनको लड़नी पड़ रही है दोनों मोर्चों पर, तो आपका क्या आकलन है, कितना मुश्किल और कितना कठिन ये चुनाव आपको लग रहा है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों के लिए? ये कठिन चुनाव तो है ही यार। ममता बनर्जी खुद ये मानी है कि ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी का जो एग्रेशन है, वो उसका जो झटका लगी थी ममता को 2019 को, 19 का लोकसभा चुनाव में, वो दैट वाज अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर ममता बनर्जी। तो उसके बाद से ममता बनर्जी ने कोशिश की है आपको रीमेकिंग ऑफ ममता बनर्जी करने का, और उसके लिए प्रशांत किशोर जो है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज जो है वो बहुत सहायता दी है। लेकिन वो कितना कर पाएगी, और जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि लड़ाई दोनों तरफ से है, दल के अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर का जो प्रॉब्लम है, जैसे जयंतदा ने अभी बताए कि करप्शन एक इशू था ग्रासरूट लेवल पे, उनका ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस एक बहुत बड़ा इशू था 2019 में, और इसके अलावा वो जो काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचने के बावजूद उनको वो वोट नहीं मिला था 2019 में। तो ये जो इश्यूज है वो रिकवर, जो लॉस ग्राउंड है वो रिकवर करने के लिए ममता बनर्जी ने 2 साल में बहुत कुछ कदम उठाई है। लेकिन उसका असर क्या होगा, वो कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस जो था वो प्रशांत किशोर के असिस्टेंस में, और ये आईपैक का जो टीम है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को कि ऑर्गेनाइजेशन को ये शक्त करे। लेकिन उसके बावजूद बट स्टिल वी हैव सीन कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता उनको छोड़ के चले गए हैं, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि वो अपने बल पे ये चुनाव लड़े, और वो प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है कि जैसे ये एक कैंपेन शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल में कि बांग्ला निजेर में के बंगाल चाहते हैं उनका खुद का डॉटर को, जो लड़की है बंगाल का वही बंगाल चलाए,
ऐसे कैंपेन लेके ममता बनर्जी वोटर के साथ सामने जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या चुनावी क्षेत्र में क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो देखने के लिए हम लोगों को तो वेट करना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। कैंपेन स्ट्रेटजी की भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम अंदरूनी जो कलह है पार्टी की उसकी बात कर रहे हैं और बड़े नेता जिस तरह से पार्टी को छोड़ के गए, जयंतो एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ कि आपने कहा और प्रोफेसर पाल ने भी कहा कि हाल फिलहाल में जो एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो नेता, वो उस तरह के आरोप लगा रहे हैं पार्टी के नेतृत्व पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव से पहले ही बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा हो। ये साथ छोड़ने का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ अंदरूनी, जिसे कहा जाए, पार्टी में भी खींचतान नेतृत्व को लेकर भी कुछ बनी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला। पार्टी से लोग जा रहे थे पहले भी, लेकिन अब जो है एकदम से जो है पानी की तरह, पानी बहरी की तरह ये लोग चले जा रहे हैं। अब एक छोटी सी बात आप देखिए, जो अभी प्रोफेसर पाल भी कह रहे थे कि अभी तक जो है ममता बनर्जी एक नेता सिर्फ नहीं, एक चेहरा थी, एक ब्रांड बनी हुई थी पश्चिम बंगाल में। और हर एक इलेक्शन में अगर आप देखिए तो वो लोगों से ये कहती थी कि ये 42 लोकसभा सीटों में जो चुनाव होगा या जो 294 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होगा, ये मान के चलो कि मैं ये हर एक सीट पर लड़ रही हूं और वोट तुम मुझे दे रहे हो। अब 2016 में भी एक थोड़ा सा उनको दिमाग में बात आया था कि शायद भाजपा जो है उभर के आ रही है और ये एक थ्रेट हो सकता है। आपको याद होगा उस समय भी एक मीटिंग हुई थी प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। एक तरफ ममता ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं उनको लाने का, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार चुनाव में अभी बिजी हूं, मेरे लिए टाइम देना मुश्किल है। अब आ जाइए 2019 लोकसभा में जब उन्होंने देखा कि 42 में से 18 सीटें जो है एकाएक, जिनके पास सिर्फ 2 ही सीट हुआ करती थी लोकसभा में भाजपा को, वहां उनको सडनली मिल गया 18 सीटें, इनको मिला 22। खैर वामपंथी तो बिल्कुल बाहर हो गए पश्चिम बंगाल के चुनाव से। तो इस समय जो है उनको यह लगा कि शायद उनका चेहरा जो है, उनका फेस इज नॉट इनफ फॉर द फ्यूचर। वहां एक और काम किया, जो दूसरे लेवल के जो नेतागण थे, जिसमें से एक अभिषेक बैनर्जी भी इनके घर के ही हैं, और कुछ और भी एमपीज थे जिन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही कुछ कर सकता है यहां पर, क्योंकि तब तक बीजेपी उभर के आ चुकी थी। और अगर आप देखें, जिसको जंगल महल कहते हैं, जो इलाका है मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये सब जो इलाका है, वहां उन्होंने इतना काम किया पिछले करीब 1 दशक से ऊपर, कि वहां उन्होंने स्कूल बनाया, वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और वो भी एक नए तरीके से, एक खेल के थ्रू बने। मोटे मोटे किताब नहीं चाहिए थी, कहानी के थ्रू, क्योंकि ये जो इलाका था पहले वामपंथियों के समय यहां पर इतना काम हुआ नहीं था। वहां पर किसी तरह का कोई नया स्ट्रक्चर या कोई किसी गांव को कुछ तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया था। तो वहां पर एक्सट्रीमिज्म चलता था, माओवादी वहां पूरा उसको दखल कर रखा था। उसके बाद ममता ही धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया। ये माओवादी, वहां पर इन्होंने काफी काम किया, लेकिन ये भूल गए ट्राइबल्स को। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई, चाहे वो ममता हो या कांग्रेस हो, जो भी हो। वामपंथी हटने के बाद, जो कि वामपंथी जो काडर होते थे, उन्होंने भी ट्राइबल्स के अंदर काम किया, आदिवासी इलाके में जाकर। वहां पर आरएसएस और कुछ भाजपा के भी कुछ लोग वहां पर काम करना शुरू किया और वहां पर अपना पकड़ को मजबूत किया जी। तो यहां पर जो है तृणमूल को एक झटका, मेरे ख्याल से लोकसभा के बाद विधानसभा में एक और झटका मिलने, मुझे लग रहा है कि चांस है। जी जी, आपने एक पर्सनल करिश्मा वाला पॉइंट जो बताया जयंतो, कि किस तरह से ममता बनर्जी का ये मानना था कि और कहती रही हैं हर बार कि भाई हर सीट पर ये माना जाए कि चुनाव वही लड़ रही हैं। ये जो पर्सनल करिश्मा वाली बात है, प्रोफेसर पाल, मैं आपको लाना चाहूँगा रणनीति के तौर पर। अगर इस चुनाव में देखना चाहें और समझना चाहें, कितना मुश्किल हो सकता है उनको इस स्ट्रेटजी या इस टेक्टिक को दोबारा डिप्लॉय करने में। हालांकि ये भी बात है कि ममता बनर्जी का जो राजनीतिक सफर रहा है वो बहुत दिलचस्प रहा है, और खासतौर पे उनको जुझारू नेता के तौर पे जाना जाता है।
एग्जैक्टली ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर के नाम से पहचानी जाते हैं, तो उनका जो पहचान है वो है स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी, और वही वो सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं आप आजकल कि वो व्हील चेयर में कैंपेन करना शुरू कर दिए हैं, तो वही है इमोशनल जो कनेक्ट करना चाहती है वो उसकी कोशिश में वो लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चुनाव 2019 का जो चुनाव था, उसमें जो देखा गया था, हम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किए हैं कि ये करप्शन इशू था, वीक ऑर्गेनाइजेशन इशू था, उनका जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो थोड़ा वीक था, तो बीजेपी का जो एग्रेशन है वो संभाल नहीं पाई है, और उनके पास कोई लीडर नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके। तो प्रशांत किशोर आईपैक की टीम वो सपोर्ट देने के लिए देने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी मानती हैं कि वो पर्सनल करिश्मा से ही ये चुनाव जीत सकती है, क्योंकि भाजपा की तरफ से उनके स्ट्रेचर पे कोई लीडर अभी तक बंगाल में नहीं है। ये एक एडवांटेज पॉइंट ममता बनर्जी को है। लेकिन ये भी है ग्रासरूट लेवल पे जो लोग 2019 में भाजपा को वोट दिए थे, वो लोग अभी भी ममता से गुस्सा है, ममता या ममता बनर्जी का पार्टी से, क्योंकि वो जो गुस्सा था वो ममता बनर्जी से नहीं था जो हम लोगों ने ग्रासरूट लेवल पे देखा था उस समय। तो ये ममता बनर्जी का पार्टी कार्डर्स के ऊपर लोग गुस्से थे, ग्रासरूट लेवल का करप्शन को लेके गुस्से में थे, और उसके साथ साथ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में कुछ सालों में जो चल रहा है, तो ये सब इश्यूज सामने आया था। ममता बनर्जी का जो करिश्मा का इशू था, करिश्मा का जो मुद्दा था वो पीछे हट गया था, लेकिन ममता बनर्जी फिर वही करिश्मा का इशू, ब्रांड का इशू, ब्रांड खुद का जो ब्रांड है, ब्रांड इमेज है, उसको सामने लाने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के पास में कोई ऐसा लीडर नहीं है बंगाल में जो इसका काउंटर कर पाए। तो ये ममता बनर्जी का एक एडवांटेज पॉइंट है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखे हैं कि त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में भी वही कोशिश कर रहे हैं भाजपा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका जो इमेज है उसको सामने रख के ये चुनाव जीतने का कोशिश कर रहा है। तो ये लड़ाई जो चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखना पड़ेगा कि वो जो गुस्सा था ग्रासरूट लेवल वर्कर्स के ऊपर, वो गुस्सा कम हुआ कि नहीं, और लोग ममता बनर्जी का जो इमेज है, ब्रांड नेम है, उसके तरफ जाता है कि नहीं। जी जी बिल्कुल, ये भी काफ़ी दिलचस्प लड़ाई जिस तरह से प्रोफेसर बता रहे हैं कि जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसकी बात करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जयंतो, और वो है कि क्या वो मुद्दे हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं। आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनके खिलाफ, और महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि 10 साल तक सरकार में रही है तृणमूल कांग्रेस, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसे कहा जाता है वो भी तृणमूल के खिलाफ काम कर रहा है, कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है अभी इस वक्त। अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल में शुरू में जो पार्टी रही कांग्रेस, तो कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी, उनको पता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, तो वो जो भी कर रहे थे पॉलिटिक्स के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का भी काम कर रहे थे। उसके बाद आई लेफ्ट फ्रंट, वो भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, बहुत दिनों से उनका यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा था, कार्डर्स थे उनके, और वो लोगों तक पहुंचने में, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि ये सारे जो ट्राइबल्स इलाके जो है, आदिवासी वाला जो इलाका है, जैसे ये बॉर्डरिंग एरिया है उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, यहाँ पर है, थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ भी है, तो वहां पर उन्होंने काफी काम किया था कार्डर के थ्रू। वहीं अगर आप देखिए तो तृणमूल कांग्रेस जो बनी थी वो एक एक्टिविज्म के ऊपर बनी थी, और ज्यादातर जो है इनके जो वर्कर्स थे, जो मेंबर्स थे, वो कांग्रेस टूटने के बाद वो ममता बनर्जी उनका जो एक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, एक ब्रांड कहिए, करिश्मा कहिए, उसके बेसिस पर वो उनके साथ हो लिए थे जी। इट इज नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तृणमूल कांग्रेस के साथ, जिसको कि अभी तक वो एड्रेस नहीं कर पा रही थी। वो एड्रेस वो करती थी अपने एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर, एक वो जो सडनली कभी नरम कभी गरम कभी कुछ बोल दी, अनप्रिडिक्टेबल जो एक था उनका डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जो था,
उसके भरोसे चल रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर आने के बाद अगर आप देखें, इस पर काफी बातचीत हो चुकी है, रिपोर्ट्स आए हैं कि वो थोड़ा सा चुप हो गई है, ज्यादा वो मन लगाती है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रादर देन दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि शायद मुझे ऑर्गेनाइजेशन को टाइम थोड़ा और देना था। तो ये करप्शन आप कहिए, ये सारे जितने भी अनइजीनेस कहिए, जितने भी आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स कहिए, उसका मेन ये है, क्योंकि कहते हैं कि ममता बनर्जी को जब तक आप घर के अंदर रखो, ऑफिस के अंदर रखो, तो जी ठीक है। एक बार वो अगर फील्ड में आ गई, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो शायद इस वक्त जो है वो ज्यादा सेक्रेटेरिएट में डाल रही थी, रेदर देन की फील्ड पर जाए, लोगों से मिले, ऑर्गेनाइजेशन को करे। मेरे ख्याल से ये करप्शन से भी बड़ा मुद्दा ये होगा इस बार। जी जी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब मुद्दे ज़रूर रहेंगे। जयंत, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर पाल, आपका भी ये सब एनालिसिस बताने के लिए, किस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में, क्या उनकी पूरी यात्रा रही है, चुनावी यात्रा किस तरह से प्रदर्शन रहा है, क्या वो मुद्दे हैं इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी के लिए। तो आखिरी फैसला निश्चित रूप से जो मतदाता हैं उनके हाथ में होगा, लेकिन ये जो चुनावी रण है, इसमें अलग अलग मोड़ पर जो अलग अलग बातें उभर कर सामने आएंगी, उन सबको हम आपके साथ आपके सामने लाते रहेंगे। और कल हम आकलन करेंगे तमिलनाडु की दो पार्टियों का, डीएमके और एआईएडीएमके, उन